गुड मॉर्निंग एवरीवन। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में एनिमल टिश्यू की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के प्रकार के बारे में जाना था। इसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू की संरचना के बारे में बताया था और कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार के बारे में बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। जिसमें हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की चर्चा पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इसके टाइप के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग स्केलेटल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू की चर्चा करेंगे। स्केलेटल टिश्यू, जिसे कि हम लोग कंकाल ऊतक कहते हैं, और इसके प्रकार और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद वास्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। कंकाल टिश्यू बच्चों, कंकाल जो होता है हमारे शरीर के लिए एक आधार प्रदान करता है। अगर इमेजिन कीजिए, अगर हमारे शरीर में कंकाल ना हो तो हमारा शरीर कैसा होगा? हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा? मांसपेशियों का लोथड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा जो मूर्ति बनाते हैं, जैसे अभी सरस्वती पूजा का टाइम है, देख रहे होंगे जगह जगह पर मूर्तियां बन रही होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग? पहले बांस का फ्रेम बनाते हैं, उसके आकार देते हैं, फिर उस पर पुआल लपेटते हैं, फिर मिट्टी का आवरण चढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों का शरीर भी वैसे ही कंकाल के ऊपर मांसपेशियों का आवरण होता है, उसके बाद स्किन का आवरण होता है और नए नक्श बनाते हैं। ये ईश्वर की परिकल्पना है। तो कंकाल ऊतक को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंकाल ऊतक कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट, वैसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जंतुओं का विशेष लक्षण है। यानी कि अगर कोई वर्टिब्रेट होगा या तो उसमें क्या होगा? ये कंकाल या वर्टिब्रेट होंगे, जिससे शरीर का आकार बनता है। और कंकाल ऊतक शरीर को अन्य ऊतकों को, शरीर को और अन्य ऊतक को सहारा देने का भी काम करता है और उसे मजबूती से जोड़े रहता है, मांसपेशियों को भी और हड्डी को हड्डियों से भी। यह शरीर के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। साथ साथ ये हमारे शरीर के कोमल अंग, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन का जो पिछला सिरा होता है उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसकी भी रक्षा करता है। क्योंकि ब्रेन बहुत ही डेलिकेट नाजुक संरचना है और उसमें बहुत तरह के तंत्रिकाएं का मिक्स किया हुआ वो जाल होता है। और हमारा वो जो ऑर्गन होता है, यानी हमारा जो ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है, वो काफी नाजुक होता है। तो ये हमारे खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कल के अंदर रहता है। तो यानी कि ये स्कल उस ब्रेन का सुरक्षा करता है। तो स्केलेटल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। कार्टिलेजिनस टिश्यू यानी कि कार्टिलेज, ठीक है, और दूसरा होता है बोन टिश्यू। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उपास्थि और इसे कहते हैं अस्थि। अस्थि और उपास्थि। अब आए कार्टिलेजिनस टिश्यू किस प्रकार का होता है, ये क्या फंक्शन करता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो बच्चों, कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, टिश्यू है। संयोजी ऊतक में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया कि इसमें क्या होता है, कोशिकाएं दूर दूर तक होती हैं और इसमें मैट्रिक्स, उसकी जो अंतःकोशिकीय स्थान यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं उसमें मैट्रिक्स भरा होता है। तो कार्टिलेजिनस टिश्यू के जो मैट्रिक्स होंगे उसके मैट्रिक्स लसलसा होता है, उसमें महीन कोलाजन का फाइबर यानी कि उसका तंतु बना हुआ, तंतु उसमें फैला हुआ होता है
और मैट्रिक्स की संरचना जो होती है वो खास प्रकार के एक प्रोटीन से होती है जिसे हम लोग कॉन्ड्रिन कहते हैं। और इस कॉन्ड्रिन के भीतर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। और ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो एक आवरण के द्वारा घिरे हुए होते हैं। उस आवरण को हम लोग लैकुना कहते हैं। तो एक लैकुना के भीतर एक सेल भी हो सकता है, 2 सेल भी हो सकता है और 4 सेल भी हो सकता है। लेकिन इसके भीतर यानी कि जो कार्टिलेजिनस टिश्यू के भीतर ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है, यानी रक्त केशिकाएं नहीं होती है। लेकिन इसके जो किनारे का जो सिरा होता है उस किनारे के सिरा पर ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। किनारे के संरचना को क्या कहेंगे? पेरिकॉर्डियम। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर में अगर इसका हम लोग फिगर बनाते हैं तो हम लोग इसका फिगर कैसे बनाएंगे? हमें दिखाना है मैट्रिक्स, उसके भीतर कॉन्ड्रियोब्लास्ट, उसके भीतर लैकुना, ठीक है। तो अब हम लोग मान लीजिए ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स है जिसमें कोलाजेन फाइबर पतली पतली तंतुओं में फैली हुई है। इस तरह की संरचना एक कोशिका के भी, 2 कोशिका की भी संरचना ये हो गया कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इस कोशिका को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट के ऊपर इस तरह का आवरण होता है। इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? लैकुना। एक लैकुना के अंदर 2 कोशिका भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसकी संरचना ऐसे भी हो सकती है। ये हो गया हमारा, यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ये हो गया पेरिकॉन्ड्रियम।
लेकुना, जो कोशिकाएं हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, या मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, कार्टिलेजिनस टिश्यू की संरचना हुई। यानी इस प्रकार का हमारा कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, हमारे नाक, हमारे कान, ये हमारा मुड़ जाता है, मुलायम होता है। पता है ना, कभी कभी माँ हमारे कान खींचती है तो बेचारा ये मुलायम ऑर्गन है, खिंचा जाता है। तो ये जो मुलायम ऑर्गन है, ये हड्डी जो इसकी है, ये क्या है, मूव करने वाली है, मुड़ जाती है। तो वो कार्टिलेज की बनी होती है, यानी कार्टिलेजिनस टिश्यू की बनी होती है, और इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोन। बच्चों, बोन जो होता है अस्थि ऊतक, ये इसके जो मैट्रिक्स होता है कठोर होता है। कठोर इस कारण से होता है कि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फोरस के लवण मौजूद हो जाते हैं, जिससे ये कठोर होता है। और इसकी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इसकी कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोब्लास्ट। जबकि कार्टिलेज की कोशिका को हम लोग क्या कहते थे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो अस्थि और उपास्थि में अंतर बच्चों पूछता है परीक्षा में। तो इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के चारों ओर इसमें भी लेकुना मौजूद होता है, लेकिन इस लेकुना से पतली पतली सी नली निकली होती है, जिसको कि हम लोग लैमेली कहते हैं। और ये लैमेली सर्किल में या वलय आकार, रिंग के आकार में एक संरचना बनाती है, जिसको कि हम लोग लैमेली कहते हैं, या उसको हम लोग लैमेली का जाल कहते हैं। और ये जाल जो है, जो नेटवर्क के समान बन जाती है, उसको हम लोग कैनाली कुली कहते हैं। और इसके बीच में एक कैनाल होता है, जिसको कि हेर्वेशियम कैलान कहते हैं। और ये एक सिस्टम बनाता है, जिसको कि हैवर्सियन सिस्टम कहा जाता है, जिसके कारण जो पोषक तत्व बोन को चाहिए वो उसमें मिलता है। तो बोन हमारा, जितने ये हाथ का हड्डी जो है वो बोन है, उंगली की हड्डी जो है वो बोन है, पैरों की हड्डी जो है वो बोन है। तो इस जैसे हाथ की हड्डी में, पैरों की हड्डी के बीच में एक पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। उसी बोन मैरो के भीतर ब्लड का निर्माण होता है, जो कि आप लोग संवहन ऊतक में पढ़ेंगे अभी। तो बोन के भीतर क्या बनता है, बोन मैरो रहता है, और बोन मैरो के भीतर आरबीसी का निर्माण होता है। यानी कि ब्लड का हमारा निर्माण बोन मैरो में ही होता है। तो अब इसकी संरचना देखें, इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसका कार्टिलेज जो होता है वो कहता है हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लवण मौजूद होते हैं। ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिकाएं हैं ऑस्टियोब्लास्ट की। और इससे बहुत ही पतली पतली सी नलिकाएं निकली होती है, जिसको कि हम लोग कैनाल कुली कहते हैं। ये कैनाल कुली
नुमा संरचना की तरह से अरेंज और बच्चों यही अरेंजमेंट जो है, रिंग नुमा जो अरेंजमेंट है, ये मैमेलियन ग्रुप का पहचान है। यानी कि जो मैमेलिया ग्रुप के जंतु होंगे उनके अगर बोन को देखा जाएगा तो इस तरह का सिस्टम नज़र आएगा, हैवर्सियन सिस्टम नज़र आएगा। और ये हैवर्सियन सिस्टम जो है वो मैमेलिया ग्रुप के जंतुओं का पहचान है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कैनाली, इकोली, हैवर्सियन कैनाल, लेमेली, और इसके ये जो आवरण घिरा हुआ है इसके ऊपर इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? लैकुना। क्या कहते हैं? लैकुना। और ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जिसको कि हैवर्सियन सिस्टम कहा जाता है। हैवर्सियन सिस्टम, ये हैवर्सियन सिस्टम मैमल का पहचान है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कंकाल टिश्यू के अंतर्गत बोन और हमने कार्टिलेज के बारे में बताया। नेक्स्ट टिश्यू है वास्कुलर टिश्यू या संयोजी ऊतक। वास्कुलर टिश्यू इसे तरल संयोजी ऊतक या कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसके अंतर्गत दो टिश्यू आते हैं। ब्लड यानी कि रुधिर, और दूसरा होता है लिम्फ, लसिका। रुधिर और लसिका। तो अब हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा जाने। ब्लड लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और इसका मैट्रिक्स जो होता है बिल्कुल तरल अवस्था में होता है, जिसे कि हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब बच्चों कभी क्या होता है, हम लोग का स्किन कट जाता है, लाल रंग का रक्त नहीं निकलता बल्कि हल्का सा पानी जैसा पीला पदार्थ निकलता है। तो वही पीला पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ठोस कंपोनेंट यानी कि सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, जिसके कलर भी होता है और अलग अलग काम भी होता है। तो प्लाज्मा बॉडी में यानी या हमारे रक्त में जो मौजूद होता है उसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। और कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो जो कि पोषक तत्वों का परिवहन करने का भी काम करते हैं। तो जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उस सॉलिड कंपोनेंट में क्या होता है? पहला होता है
आरबीसी, जिसे हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इसमें खास प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और इसकी संरचना क्या होता है, बाइकनकेव होती है, यानी कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ, थोड़ा सा चिपटा हुआ, इस प्रकार की संरचना इसकी जो है होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका एक खास गुण है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन और एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करने का काम करता है। तो जब श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं, तो हमारे रक्त का आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन आयरन चूंकि ऑक्सीजन के साथ तुरंत संयोग करता है, तो उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। फिर कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फिर संयोग करता है, उसका आयरन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके फिर हमारे लंग्स में लाता है, जो कि हम सांस छोड़ने के क्रम में छोड़ देते हैं। तो ये क्रम जो ऑक्सीजन के लेना और देना, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट जो है वो है WBC। जिसे हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्तकण। WBC का अनियमित आकार होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसकी संख्या RBC की तुलना में कम होती है। ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि क्या होता है, हमारे देश की सीमाओं पर सैनिक मौजूद होते हैं कि कोई भी बाहर से आक्रमण ना करे, ठीक उसी प्रकार WBC हमारे शरीर में एक फौज का काम करता है। यानी किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हमारे शरीर के भीतर आता है या कोई रोगाणु हमारे शरीर के भीतर इन करता है, तो ये WBC उसको से फाइट करता है, उसको समाप्त करता है। अगर उसकी ताकत से ज्यादा हो जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं। इस प्रकार हम लोग ये WBC हमारे शरीर को क्या करता है, रोग से मदद करता है या रोग से हमारी सुरक्षा करता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको कि हिंदी में हम लोग पट्टिकाणु भी कहते हैं। इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट पट्टी के अनुसार या डिश के अनुसार होता है, और इसमें जो है ये एक खास प्रकार का इसमें प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, जिसके कारण से ये रक्त जमने के काम में आता है। तो थ्रोम्बोसाइट रक्त जमने में मदद करता है, क्योंकि जब हमारा शरीर कहीं कट फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से उसको दबा देते हैं, और हाथ से दबाने के पश्चात थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमारा ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। तो वो जो ब्लड जो जमता है, वो ब्लड इसी प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, ब्लड हमारा जमता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने RBC के फंक्शन को जाना, WBC के फंक्शन को जाना और प्लेटलेट्स के फंक्शन को जाना। इस प्रकार ब्लड के तीनों कंपोनेंट हम लोगों ने जान लिया। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा लिम्फ। लिम्फ भी तरल है। ये WBC और RBC प्लेटलेट्स इसमें नहीं होते। अगर हम रक्त में से प्लाज्मा WBC और RBC को हटा दें तो जो शेष भाग बचता है
वो लिम्फ होता है। और ये लिम्फ हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम और बाकी जो और पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं। ये भी संवहन का, परिवहन का काम करता है, हमारे आवश्यक अंगों तक ये पहुंचाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, उसको संग्रह करके फिर उसके निश्चित ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो लिम्फ कहीं कहीं पर ये ग्लैंड का रूप भी ले लेता है, जिसको कि हम लोग लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। उसे हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का मेन काम क्या है हमारा? बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का निर्माण करना। और कहीं जैसे हमारा इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा टॉन्सिल। जो हमारे गले में टॉन्सिल होता है वो एक्चुअली में वो लिम्फ का ही ग्लैंड है। और भी शरीर में हमारे बाजू के पीछे, शोल्डर के नीचे भी लिम्फ के कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं। बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आता है आप लोग को परीक्षा में कि लिम्फ का क्या काम है और ब्लड का क्या काम है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं अभी जितना चीज पढ़ लिए हैं कि ये संवहन यानी कि परिवहन का काम करता है। तो रक्त हमारे शरीर में क्या काम करेगा? ये हमारे शरीर में परिवहन का काम करेगा, यानी कि जो भी पोषक तत्व की जरूरत जिस अंग को या जिस सेल को होगी वहां तक ये पहुंचाने का काम करेगा। जो उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उस उत्सर्जी पदार्थ को उसके निश्चित ऑर्गन तक उसे पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा चीज कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। जो फिजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है या जो हमारे भोजन पचने के बाद जो हमारा हीट उत्पन्न होता है उसको पूरे बॉडी में क्या करता है? समान रूप से फैलाने का काम करता है। हमारे टेम्परेचर को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। जो हार्मोन हमारे निश्चित ग्लैंड में निकलते हैं उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। एंजाइम्स का जो स्राव होता है उसको शरीर में कि निश्चित ऑर्गन तक उसको भी पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये परिवहन का काम करता है क्या? हमारा ब्लड। इसीलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में बना हुआ है, जिसके द्वारा सारे पोषक तत्वों को, सारे आवश्यक चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सके। तो बच्चों, इस प्रकार से ये टिश्यू चैप्टर आपका समाप्त होता है। हमने इसमें जंतु टिश्यू और वनस्पति टिश्यू दोनों की चर्चा की, दोनों के टाइप के बारे में बताया। अब अगर आप लोग को कोई समस्या इसमें है या कोई ऐसी बात आप लोग को समझ में नहीं आई हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।